हेलो एवरीवन, मैं अरविंद पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कार्यशाला। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्जेस के बारे में। तो आप सभी ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है ना, आई बटन पर क्लिक करके जाकर के वो वीडियो देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो उस वीडियो में आपने जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसमें हम लोगों ने चार्जेस के जो चार्ज होते हैं, चार्ज के टाइप्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किए थे। चार्ज की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी और चार्ज से का जो इंट्रोडक्शन था, बेसिकली चार्ज क्या होता है, कैसे डेवलप किया जाता है, मेथड्स क्या होते हैं डेवलप करने के, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आज के वीडियो में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो चार्ज का जो रिमेनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहां पर 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को यहां डिस्कस करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या मीनिंग होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का, इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखने वाले हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का सिंपल सा मीनिंग है, अगर हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम मींस चार्जेस का कलेक्शन, या आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ चार्ज। सपोज यू हैव दिस चार्ज Q1, अनदर चार्ज यू हैव प्लस Q2, ये आपके पास में प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज। थर्ड चार्ज जो आपके पास है वो माइनस Q3 चार्ज है। एक चार्ज आपके पास यहां पर रखा हुआ है Q4, एक यहां पर रखा हुआ है माइनस Q5। ऐसे अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, ये चार्ज आपका Q1, Q4, Q2, Q माइनस Q3 एंड माइनस Q5, ये सभी चार्जेस मिल करके एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। सिस्टम का मीनिंग क्या है, ऐसे सभी चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, Q3 पर अप्लाई कर सकता है, Q4 पे अप्लाई कर सकता है, ये Q1 चार्ज Q5 पे अप्लाई कर सकता है, बाकी सब चार्ज मिलकर के इस Q1 पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस का जो ग्रुप है ना, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम है ये। अब इस सिस्टम का जो भी टोटल चार्ज होगा, है ना, एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बताती है कि जो भी टोटल चार्ज होता है, या हम जिसे बोलेंगे नेट चार्ज, जो नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज इट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस located at different position। तो एडिटिविटी का हम इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, मैंने आपके सामने यहां लिखा हुआ है। एडिटिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पर, ये मैंने एक सिस्टम सपोज किया है यहां पर, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा नेट चार्ज, वो टोटल चार्ज हमेशा एल्जेब्रिक सम होता है। जितने भी चार्ज वहां पर प्रेजेंट है, लिखा हुआ है मैंने यहां पर, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। इंडिविजुअल मींस अलग अलग, ये जितने भी चार्ज है इन सभी चार्जेस को आपस में ऐड कर लेना है, तो हमारे पास में नेट चार्ज इस सिस्टम का पता हमको लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या है, एल्जेब्रिक सम मीनिंग है यहां पर विथ साइन। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग है यहां पर विथ साइन। जब भी आप किसी सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो उस टोटल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, चार्जेस को, सभी चार्जेस को ऐड करना होगा, लेकिन आपको ऐड करना है विथ साइन। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल चार्ज फाइंड आउट करता हूं तो टोटल चार्ज यहाँ पर मेरे पास होगा Q, मैं टोटल चार्ज को यहाँ पर कैपिटल Q लिख देता हूं। टोटल चार्ज मेरे पास होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जो Q3 चार्ज है वो Q3 चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो उससे मुझे ऐड करना है नेगेटिव साइन के साथ, है ना। ये जो Q3 चार्ज होगा इसे मैं नेगेटिव चार्ज के साथ ऐड करूंगा। फिर Q4 सॉरी, फिर Q5, लेकिन Q5 जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इसे मैं नेगेटिव साइन के साथ में ऐड करने वाला हूं यहाँ पर। तो जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है उसमें हमारा सिंपल सा प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि सभी चार्जेस को ऐड करना है, लेकिन ऐड आपको करना है एल्जेब्रिकली, मींस विथ साइन, ठीक है। तो ये हमारी चार्ज से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने बेसिकली इसको समझ लिया है एडिटिविटी को। सेकंड प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे रब करता हूँ मैं यहाँ पर। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग जो चार्ज की डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। अब क्या होता है क्वांटाइजेशन का मीनिंग, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का ये। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन, कोई भी चीज अगर क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग है यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है या कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो क्वांटाइज्ड है तो यहाँ पर वो हमेशा डिस्क्रीट होगी, ओके वो कंटिन्यूस नहीं हो सकती। कंटिन्यूस नहीं हो सकती का मीनिंग है कि उस क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो कभी भी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं हो सकती, हर वैल्यू वो नहीं रख सकता। मतलब जो भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होती है वो कभी भी, है ना, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं रख सकती। वेरी अगर वो करेगा तो वो डिस्क्रीटली वेरी करता है, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ही उसकी हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में, तो चार्ज की जो वैल्यू होती है किसी भी बॉडी पर, अगर चार्ज होता है तो वो कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। सपोज एक बॉडी है, तो इस बॉडी पर अगर, है ना, 2 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, या, है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 कूलम चार्ज भी प्रेजेंट होगा और फिर इसके बाद में 3 कूलम भी होगा, या आप बोलते हैं कि 3.5 3.7 कूलम। इस तरह का ऑलवेज हर टाइप का चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट किसी बॉडी पर नहीं हो सकता। कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज है वही एक बॉडी पर प्रेजेंट हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर इसे अगर मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि पर्टिकुलर वैल्यूज कौन सी हो सकती है। तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमारे पास में है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये एक सबसे सिंपलेस्ट चार्ज है, बेसिक चार्ज हम इसे बोलते हैं। ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस चार्ज को हम लोग बेसिक चार्ज बोला जाता है, या फिर इसे बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, इसे बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज क्यों बोला जाता है ना, या क्यों इसका नाम ये दिया गया है, बेसिक क्यों बोला गया है इसे, क्योंकि ये जो चार्ज है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है ना। इससे कम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इंडिपेंडेंटली। और भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स भी हैं, जैसे कि क्वार्क्स हो गए, है ना, लेप्टॉन्स हैं, म्यूऑन्स हैं, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनका जो चार्ज है वो इंडिविजुअली, है ना, मींस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सबसे छोटी वैल्यू है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को बेसिक या फंडामेंटल चार्ज हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है।
तो कभी भी अगर देखें हम लोग एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया है, एक्सपेरिमेंटली, जैसा कि आप को पता होगा फैराडे के लॉ होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, उससे ये प्रूव होता है। और एक एक्सपेरिमेंट का आपने नाम सुना हो, है ना, मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है। तो उसमें से भी इन दोनों एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि जो भी चार्ज होता है वो हमेशा डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मीनिंग है कि वो कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं रख सकता, अलग अलग कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही चार्ज की हो सकती है किसी बॉडी पर, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि किस तरह से क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, तो चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पर, है ना, वो केवल और केवल जो E है, ये जो E है, E मीन्स दिस वैल्यू, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को E से डिनोट किया जाता है। तो ये जो चार्ज है बेसिक चार्ज, इस E का इंटीजर मल्टीपल होता है। किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होता है वो इस चार्ज का मल्टीपल होता है। और कैसा मल्टीपल है यहाँ पर? इंटीजर मल्टीपल, है ना। तो जो भी चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे, तो चार्ज ऑन अ बॉडी इट ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कभी भी किसी भी बॉडी पर अगर आप देखते हैं, है ना, तो उस पर चार्ज होता है E इंटू एन। एन क्या है यहाँ पर? एनी इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है ये, है ना। तो जो भी चार्ज होता है बॉडी पर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग है यहाँ पर कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक बॉडी है, इस बॉडी के पास यहाँ पर, है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग एक्सप्लेन किया है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर एक बॉडी को या एक स्फीयर को किसी, है ना, क्लॉथ के साथ या, है ना, वुल क्लॉथ के साथ सपोज आप रब कर रहे हैं, तो उस वुल क्लॉथ के साथ रब करने की वजह से इस बॉडी पर चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। तो जो भी चार्ज प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, वो चार्ज प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। सपोज यहां से एक इलेक्ट्रॉन वुल के पास गया, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके वुल के पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? एक्सेस में हो गया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, है ना, डिक्रीज हो गया है, यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। तो जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब एक इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से निकल के वुल क्लॉथ के पास जाता है, तो वो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल पर जो चार्ज है वो चार्ज वहां से वहां पर ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल करके वुल क्लॉथ को मिल रहा है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज जो है ट्रांसफर होगा? अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए हैं तो 2 इंटू ई। ई का मीनिंग यहाँ पर क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो 3 इंटू ई चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, है ना। चार्ज जो इसको मिलेगा वो कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? -3e। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करता है, और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। कभी भी आप 3.5 इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा? E का इंटीजर मल्टीपल, है ना। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारे लिए, Q इज इक्वल्स टू एन ई। अब जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं या लॉस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सा जो क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए मैं आपको साथ ही में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके न्यूमेरिकल्स हमें मतलब जो जिन पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग जब सॉल्व करने वाले होंगे उन टॉपिक्स पर, तो वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह के जो फॉर्मूले होंगे, छोटे से फॉर्मूले, में उनसे रिलेटेड 1 और 2 एग्जांपल्स आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई चार्ज होता है। अब अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर मैं बोलता हूं आपसे 3 कि इस बॉडी के पास जो चार्ज है वो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इतना चार्ज है इस बॉडी के पास। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये चार्ज इस बॉडी के पास पॉसिबल है या नहीं है, तो ये आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी बॉडी के पास इतना चार्ज जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। इसका पता लगाने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया n एक इंटीजर है और या फिर आप इसके बोल सकते हैं n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उन्हीं को तो आप n लिखोगे ना। जैसे कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे तो चार्ज कितना हो रहा था 3e, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, है ना। तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि चार्ज की वैल्यू आपको इतनी गिवन है, अब अगर चार्ज की वैल्यू में यहाँ पर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लेता हूँ, है ना। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, Q इक्वल्स टू एन ई। तो चार्ज की प्लेस पर मैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 रख रहा हूँ। n की वो वैल्यू मुझे पता करनी है ना। और E की जो वैल्यू है, बेसिक चार्ज जो है हमारा, वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो n की जब वैल्यू आप पता करेंगे, n जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास आ रहा होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर n की आपके पास 2। तो n की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। पॉसिबल है या नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो ये जो चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये भी पॉसिबल है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी और नॉट, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर n की वैल्यू इंटीजर आ रही होगी, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यूज आ रही होंगी, तो वो आपके लिए वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर n की वैल्यू आपके पास कोई फ्रैक्शन में आ रही है, डेसिमल पॉइंट्स में आ रही है, 2.5 2.3 2.7 या आपके पास में कोई वैल्यू 3.7 आ रही है, तो ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 5.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम है, ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो आप इसे भी इसी टाइप से चेक कर लेंगे। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर आपके पास में n की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 3.3 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है, 3.375। तो ये वैल्यू जो है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 3.375, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होते हैं तो ये चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 3.375 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसलिए ये जो चार्ज है, अगर किसी बॉडी पर इतना चार्ज आपसे बोला जाता है, पूछा जाता है ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो चार्ज है वो एग्जिस्ट
कर सकता है, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था, इट इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की क्या होती है, लेकिन उसी से पहले एक और मैं यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो भी क्वांटाइजेशन पर ही बेस्ड है ना। बहुत बार आपको, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो पूछ लिया जाता है आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 1 कूलम चार्ज। तो आपको पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, Q इज टू एन ई वाला। आपसे बोला गया है 1 कूलम चार्ज, मीन्स चार्ज की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 1 कूलम, तो Q की प्लेस पर आप यहाँ पर पुट करेंगे 1 कूलम। E की जो वैल्यू है, ये E बेसिक चार्ज है आपके पास, तो इस E की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सॉल्व आप कर सकते हैं यहाँ पर, N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए हैं, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो Q के प्लेस पर आप रखेंगे 1 कूलम, N आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और E जो है चार्ज, बेसिक चार्ज, वो आपके पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1/1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में 6.25 इंटू 10⁻+18, ये आपके पास में आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको याद रखना होगा 6.25 इंटू 10⁻18 आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, तब जाकर के कहीं 1 कूलम चार्ज फॉर्म होगा। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में, तो 6.25 इंटू 10⁻+18 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट था जो मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ज की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है कंजर्वेशन का मीनिंग यहाँ पर, तो आप लोगों ने, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखा होगा कि जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल जो सम होता है एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का, वो कंजर्व होता है। कंजर्व का सिंपल सा मीनिंग होता है नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात आती है तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यहाँ हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा कि जो भी नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज, है ना, ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जो भी नेट चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम जिसे कोई दूसरा सिस्टम अफेक्ट नहीं कर रहा होता है या किसी दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में वो नहीं है, ऐसे सिस्टम पे जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मीनिंग है कि अगर आप टोटल जो सम है वो फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू, अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है या कोई भी चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है कहीं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, या कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन में जो भी चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, है ना। मैं यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जिससे कि, जो कि एक एग्जाम्पल है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। मैंने आपसे क्या बोला है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ न्यूक्लियर फिजन का। फिजन प्रोसेस आपने
देखा है ना। तो फिजन होता है यूरेनियम का, तो फिजन करने के लिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इससे कि ये जो न्यूट्रॉन है ये जब है ना जाकर के जब हम इसे बॉम्बार्ड करते हैं यूरेनियम पर 235 पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका जो रिएक्शन होता है ना, जब ये इसके साथ में इसका जो न्यूक्लियस है उसके साथ जब ये टकराता है जाकर के, तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 56 है, बेरियम 56 और मास नंबर होता है इसका 141 प्लस क्रिप्टॉन में, और जो क्रिप्टॉन है इसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो है 36, और जो मास नंबर होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास में, क्रिप्टॉन का जो मास नंबर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 92, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, एक न्यूट्रॉन है यूरेनियम से टकरा करके बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही में यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स हमको मिलते हैं और ह्यूज अमाउंट में आपको यहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है न्यूक्लियर रिएक्शन है एक, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आप टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज मींस बिफोर रिएक्शन है ना, यहाँ पर ये देखें अगर आप, तो नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज की अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है यहाँ पर, और जो यूरेनियम है इसके पास कितना चार्ज होगा, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपसे बोला है ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एटम नहीं है, ये न्यूक्लियस है इसके, तो न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 92 का मीनिंग है 92 प्रोटॉन्स, और 92 प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा वो +92 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हमें कितना है 0 + 92 है ना, तो यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास वो 92 आ रहे हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस, आफ्टर दिस रिएक्शन है ना, टोटल चार्ज अगर आप काउंट करते हैं तो ये 56, यहाँ पर 36, यहाँ पर 0 है लेकिन 3 न्यूट्रॉन्स है तो वो भी 0 ही होगा वो तो, है ना। तो 56 + 36 है ना, कितना हो रहा होगा चार्ज, कितना हो रहा होगा, तो यहाँ पर चार्ज हो रहा होगा 92, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर दिस फिजन प्रोसेस 92 था टोटल चार्ज, और आफ्टर दिस प्रोसेस इज ऑल्सो 92 है ना। ये 92 और इन नंबर्स को मैंने क्यों ऐड किया हुआ है ये समझ लें यहाँ पर कि ये जो यूरेनियम का 92 यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रोटॉन का नंबर है, यूरेनियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर। तो न्यूक्लियस आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज है ना, और वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। 92 प्रोटॉन्स अगर हैं तो यहाँ पर 92 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो 92 का कितना होगा 92 × E, तो टोटल चार्ज यहाँ पर 92 E होता है। और इसी टाइप से 56 अगर यहाँ पर बेरियम में प्रोटॉन्स हैं तो ये कितना चार्ज होगा 56 E, 36 क्रिप्टॉन के प्रोटॉन्स हैं तो वो हो जाएगा 36 E, और यहाँ पे अगर आप इनको देखते हैं तो 92 E। तो बिफोर जो चार्ज है ना, और आफ्टर जो चार्ज है वो देख सकते हैं आप 92 E सेम आ रहा है, तो आप बोल पा रहे हैं यहाँ पर, समझ पा रहे हैं कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, चार्ज प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कंजर्व रहता है ना। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं इस E को यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, E को नहीं लिखते हैं, हमें पता होता है कि E आएगा वहां पर, लेकिन इस E को नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली हम लोग नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं कि हाँ इस प्रोसेस में चार्ज कंजर्व्ड है, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कंजर्व कैसे होता है चार्ज। और जो अभी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। आप ये नोट करेंगे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का जो रिएक्शन होता है ना, क्या होगा, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है पेयर है, एक पेयर बनेगा, प्रोडक्शन होगा पेयर का। किस तरह से होता है तो देखें यहाँ पर गामा रेडिएशंस जो होते हैं, जो गामा रेज होती हैं, गामा रेडिएशंस, उन गामा रेडिएशंस से हमारे पास में यहाँ पर 2 पार्टिकल्स यहाँ पर बनते हैं। एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन
और दूसरा पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, है ना। एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। और ये जो दोनों पार्टिकल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक पेयर है ना, एक पेयर है। पेयर क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि ये दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखें, कोई भी पार्टिकल अगर आपके पास है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो उसी चार्ज पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। एंटी पार्टिकल क्या होता है? जब भी, है ना, बच्चों से पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट पार्टिकल होगा उसे हम इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहेंगे। अपोजिट इन द सेंस चार्ज के बारे में, है ना, मतलब कि जो चार्ज यहां पर है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उतना ही चार्ज उस पार्टिकल पे होगा, लेकिन अपोजिट चार्ज होगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहां पर एक दूसरा पार्टिकल है ना, उस पर जो चार्ज होगा वो भी इतना ही होगा, सेम चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, और इस दूसरे वाले पार्टिकल का, जो कि इसका एंटी पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे चार्ज क्या होना चाहिए? अगर इस पर चार्ज नेगेटिव है तो इस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। तो इसीलिए हमेशा जो भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं, उन एंटी पार्टिकल्स पे चार्ज हमेशा अपोजिट होता है। अब मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों के माइंड में? तो जब भी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पूछा जाता है तो कुछ बच्चे जवाब देते हैं प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, लेकिन ये गलत है। ये प्रोटॉन जो है, बच्चों के माइंड में होता है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन अलग पार्टिकल है, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो बेटा, जो भी पार्टिकल्स हैं, है ना, एंटी पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ऐसे सभी पार्टिकल्स जिन पर की चार्ज अपोजिट होता है। तो केवल चार्ज अपोजिट हो जाने से वो एंटी पार्टिकल नहीं हो जाता, बाकी सभी चीजें भी उसकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। इसी टाइप से ये जो पार्टिकल है, जो कि मैं इस पार्टिकल को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को यहाँ पे हम लोग पॉजिट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल क्यों है ना। प्रोटॉन जो है वो एंटी पार्टिकल क्यों नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन और ड्रॉ करता हूं आपके सामने, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर भी जो चार्ज है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो आप देख सकते हैं ना कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों पर। तो ये इसका एंटी पार्टिकल हो सकता था प्रोटॉन, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज अपोजिट होना चाहिए, लेकिन बाकी सभी चीजें सेम होनी चाहिए। एग्जैक्टली एंटी पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। बस डिफरेंस किस चीज का होता है? चार्ज अपोजिट होता है दोनों पार्टिकल्स के पास। यहां पे मैं बोल रहा हूं आइडेंटिकल है दोनों पार्टिकल्स। आइडेंटिकल का मीनिंग है जितना मास इतना है इसका है, उतना ही मास इसका है, जो साइज इसका है वही साइज इसका है ना, सब कुछ सेम है, बस चार्ज का डिफरेंस है। चार्ज इस पर पॉजिटिव, इस पर अगर नेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव होगा एंटी पार्टिकल पे। लेकिन प्रोटॉन में जैसा कि आपको पता है, इसका जो मास होता है ना वो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। डिफरेंट है ना, इस इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, इसलिए प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है, ये मैंने पेयर प्रोडक्शन के बारे में लिखा है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? गामा रेडिएशंस जो होते हैं वो, है ना, गामा रेडिएशंस क्या बना लेते हैं? एक पेयर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या होता है? पेयर कौन सा बनता है? एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का एक पेयर बनता है। इस प्रोसेस में अगर आप देखें, गामा रेडिएशंस आपको पता है न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होता है,
गामा रेडिएशंस न्यूट्रल होते हैं, तो इन पर जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज गामा रेडिएशंस पर वो जीरो होता है। आफ्टर रिएक्शन अगर आप देखें, इस पर चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर आप टोटल करते हैं इन दोनों का, तो चार्ज कितना आ रहा है, जीरो। तो इस प्रोसेस में भी, पेयर प्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं, बिफोर जो चार्ज है, नेट चार्ज है ना, वो जीरो है, आफ्टर प्रोसेस ऑल्सो इट इज जीरो, है ना। तो पेयर प्रोडक्शन भी एक एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। एक एग्जांपल और होता है ना, जैसे आप पेयर प्रोडक्शन होता है, इसी टाइप का एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ देखते हैं, एक प्रोसेस और है जिसे बोला जाता है पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। तो पेयर एनिहिलेशन क्या है वो और डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। इसी से रिलेटेड प्रोसेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एक एग्जांपल है। तो यहां पर एक प्रोसेस होता है पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। पेयर एनिहिलेशन क्या है, तो यहां पर पेयर प्रोडक्शन था, अब क्या है यहाँ पर पेयर एनिहिलेशन। तो एनिहिलेशन में क्या होगा, जो भी पेयर है, दो पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल होगा और एक उसका एंटी पार्टिकल होगा। देखते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज एक आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका एक एंटी पार्टिकल आपने पॉजिट्रॉन ले लिया, ठीक है, और ये दोनों मिल करके इन्होंने गामा रेडिएशंस बना दिए, गामा रेज यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी। तो ये जो प्रोसेस हुई है ना, देखो ये दो पार्टिकल्स थे, आपस में मिल करके इन्होंने गामा रेडिएशंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेशन इसलिए क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स आपस में मिल करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बचता, फिर पार्टिकल्स है ही नहीं, फिर वो कन्वर्ट हो चुके हैं रेडिएशंस में, ठीक है। तो अब अगर टोटल चार्ज की बात की जाए, तो नेट चार्ज यहाँ पर जो होगा आप देख सकते हैं, नेट चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिट्रॉन का चार्ज आपके पास में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन उस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इस पर कितना होगा, जीरो। आफ्टर प्रोसेस ये कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, गामा रेडिएशंस में। गामा रेडिएशंस पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि चार्ज यहाँ पर भी कंजर्व्ड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, है ना, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। तो यहां तक मैंने आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन किया है। अब हमारा जो चार्ज से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मास और चार्ज में कंपैरिजन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मास और चार्ज में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या है ना डिफरेंसेस हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर टॉपिक होगा हमारा कंपैरिजन ऑफ मास एंड चार्ज, कंपैरिजन ऑफ मास एंड चार्ज। तो अभी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, है ना, चार्जेस के बारे में, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर अगर टॉपिक को देखते हैं, तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लोग चार्ज को हम लोग Q से लिखते हैं एंड मास को हम लोग यहाँ पर M से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, चार्ज आपके पास में दो टाइप का होता है। चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। चार्ज हमें आपके पास में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन जो मास है वो ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव, है ना। तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे +5 किलोग्राम ही होगा, -5 किलोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर चार्ज आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। एक प्रॉपर्टी ये हो गया, है ना, एक कंपैरिजन वाला पॉइंट ये हो जाएगा आपके सामने। दूसरी अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, तो आपको पता है कि जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। चार्ज हमेशा केवल, है ना, E के इंटीजर मल्टीपल में ही हो सकता है। मास से रिलेटेड ऐसा अभी कोई क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एग्जिस्ट अभी मतलब मींस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, नॉट एस्टेब्लिश्ड येट।
अभी तक ऐसा कोई भी क्वांटाइजेशन है ना, मीन्स ऐसा नहीं होता है कि मास हमेशा कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही रखे, जैसे कि 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम चार्ज एग्जिस्ट करे और 1.5 किलोग्राम चार्ज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है और इसका जो क्वांटाइजेशन है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि आपको पता है यहाँ पर चार्ज जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। चार्ज किसी बॉडी पर जो होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई पार्टिकल है, सपोज ये आपके पास में ये मार्कर है, इस मार्कर पे कोई चार्ज है, अगर ये मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है, रेस्ट में है, तब भी चार्ज उतना ही रहेगा। अगर ये फास्ट मूविंग है ना, पर्टिकुलर किसी स्पीड से मूविंग है, तब भी इसका जो मास होगा वो सेम चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा, है ना। चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, है ना, हमें ये पता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि जो मास होता है बॉडी का जो मास होता है वो इंक्रीज होता है, बॉडी का मास इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड के बढ़ने से मास इंक्रीज होता है ना। ये हमें पता है कहाँ से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। इसे हम लोग इस रिलेशन से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जो मास होता है वो कितना होता है, m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। इस रिलेशन से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो मूविंग पार्टिकल होते हैं या जो मूविंग बॉडीज होती हैं उनका मास, ये जो m यहाँ पर है, इस m को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं काइनेटिक मास। काइनेटिक मास का मीनिंग है यहाँ पर मूविंग बॉडी का मास जो होगा। m0 जो होता है, इस m0 को बोला जाता है रेस्ट मास। रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट में होगी, रखी होगी, है ना, तब उसका जो मास होगा। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी मास होता है वो हमेशा, है ना, स्पीड के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो v है, अगर ये स्पीड जो है वो बहुत छोटा होता है, अगर स्पीड, ये यहाँ पर जो v है ये ऑब्जेक्ट का स्पीड है और जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड होती है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि कोई बॉडी अगर ये है ना, इस बॉडी की अगर ये नॉर्मल स्पीड से चल रही होती है तो आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि इसका मास बढ़ रहा है, आपको ये फील नहीं होता कि इसका मास बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। तो जब भी किसी बॉडी की स्पीड, है ना, लाइट के कंपैरिजन में नहीं है, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में नहीं है, नॉर्मल स्पीड से अगर कोई बॉडी चलती है तो उस टाइम पर m जो है वो m0 के इक्वल आ रहा होगा, है ना। इस टाइम पर अगर स्पीड ऑफ लाइट, है ना, के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे जो मास ऑफ बॉडी है वो m0 के इक्वल ही आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। अब जब आप इतनी बड़ी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बहुत कम नंबर आने वाला है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो मास ऑफ बॉडी है, जो काइनेटिक मास है, वो रेस्ट मास के इक्वल ही आता है। तो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट जब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है या उसके कंपैरिजन में होती है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तो वो 10⁻6 की स्पीड से क्या अबाउट चल रहा होता है, और लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन लाइट के साथ की जा सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, काइनेटिक मास, वो स्पीड के साथ चेंज होगा। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और क्या कंपैरिजन हो सकता है मास और इलेक्ट्रॉन में, मास और चार्ज में क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो जो चार्ज होते हैं, जैसे कोई भी दो चार्ज आपके पास में, जैसे एक चार्ज है Q1, दूसरा कोई चार्ज है -Q1 Q2, है ना। अब ये जो दोनों चार्ज है अनलाइक चार्ज है, ये दोनों अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये हम हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ये, ठीक है। और अगर, है ना, और वैसे भी आपको पता भी है, ऑलरेडी पता होगा आपको, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
ठीक है। तो जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन जो मासेस होते हैं, है ना, जो हमारे पास में ग्रेविटेशनल लॉ देखा था हमने, तो ग्रेविटेशनल लॉ में हमने देखा है कि अगर दो मासेस आपके पास है m1 m2, देन दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच में वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन जो मासेस होते हैं उनके बीच का फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फोर्थ पॉइंट हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं कि ये जो फोर्स होता है ना, फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ना, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकता है, कैंसल आउट कर सकते हैं ये, क्योंकि अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों टाइप का फोर्स ये हो सकता है। लेकिन मासेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कभी भी एक दूसरे को, है ना, कैंसल आउट नहीं कर सकते, नेवर कैंसल आउट, है ना, नेवर कैंसल आउट। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये हम लोगों का कंपैरिजन हुआ। एक पॉइंट और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना, एक पॉइंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि आपके पास में जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी होगी, है ना, सपोज आपके पास कोई चार्ज बॉडी है ना, एक कोई स्फीयर है, ये स्फीयर चार्ज्ड है ना, कोई चार्ज इसके पास है, प्लस क्यू चार्ज इसके पास है। तो चार्ज्ड बॉडी जब भी कोई होगी तो इसके पास हमेशा एक जो चार्ज बॉडी है वो मास रखती है कुछ ना कुछ, है ना। तो ऑलवेज इट विल पजेस सम मास, है ना। तो जो चार्ज्ड बॉडी होती है उसके पास हमेशा मास होता है। लेकिन इसका जो रेसी, है ना, उल्टा अगर हम लोग करें इसका, कि अगर कोई मास है, कोई मास हमारे पास है स्मॉल एन, तो इसके पास चार्ज होगा, है ना, ये जरूरी नहीं है। इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, कंपलसरी नहीं है कि मास अगर है तो उसके पास चार्ज भी होगा, लेकिन हमेशा चार्ज्ड बॉडी के पास मास होगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था मास और चार्ज के बीच में, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा, है ना, जो इंट्रोडक्शन था चार्ज का, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कुछ जो प्रॉपर्टीज थे चार्ज की, वो डेफिनेशन वगैरह और उनके प्रोडक्शन का, चार्ज प्रोडक्शन का जो मेथड्स थे वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और कंपैरिजन ऑफ मास एंड चार्ज, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ जो होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हट करके, ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफरेंट एक फोर्स होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, कूलम्ब्स लॉ जिसे हम कहते हैं।